तो आज की हमारी जो क्लास है, इन दिस वी विल डिस्कस डिबाई मॉडल डिस्कस करना है आज हमने इससे पहले आइंस्टीन्स मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट समझा, उसकी ड्रॉबैक्स को समझा, और फिर हमने थोड़ी सी तैयारी की डिबाई मॉडल के लिए, और हमने डेंसिटी ऑफ मोड्स को समझा। ठीक है, और उसी को जहां पे डेंसिटी ऑफ मोड्स खत्म होती है वहीं से हमारा ये शुरुआत होती है बेटा, जो आज हमने डिस्कस करना है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज Debye theory of specific heat, Debye theory of स्पेसिफिक हीट कह लीजिए, हीट कैपेसिटी कह लीजिए, एंड डेफिनेटली हम किसकी बात चला रखी है हमने बेटा, सॉलिड्स की बात चला रखी है। ठीक है ना। सॉरी, देखो बेटे, मैं कल आपको समझा रहा था देख कि भाई हमारा जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं, और जिसके लिए वी नो दैट डेंसिटी ऑफ मोड, know that density of modes z nu, ठीक है, दिस वाज द नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स इन डी न्यू रीजन पर यूनिट, आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज। तो डी न्यू रीजन में निकालना तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ये जो आया था हमारे पास, ये जो आपके कल प्रूव किया था, इट वाज 4 पाई, है ना बेटा, यहीं से कल खत्म हुआ था। मैंने कहा था यहीं से मॉडल स्टार्ट होगा। अब मैं यूं कहूं सीधा डिबाई मॉडल पढ़ाना शुरू कर देता, एक क्वेश्चन लिखता तो आपको समझ में नहीं आती कहां से आएगी। यहाँ पर क्या आया था, कैपिटल वी आया था। कैपिटल वी वाज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू इट वाज ट्वाइस ऑफ ट्रांसवर्स मोड की स्पीड का स्क्वायर। मैंने बताया था देयर आर टू मोड्स कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसवर्स, क्योंकि ट्रांसवर्स में क्या होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वाइब्रेशंस। तो ये मान लो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, तो एक वाइब्रेशन y में पॉसिबल हो सकता है, एक वाइब्रेशन z में हो सकता है, तीसरा x वाला नहीं हो सकता। प्लस एक पॉसिबिलिटी वाइब्रेशन की लॉन्गिट्यूडनल में थी। स्क्वायर था कि क्यूब था नीचे भाई, शायद क्यूब था ना, क्यूब था यहाँ पे। ये लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो एक ही पॉसिबल हो सकता है, एंड देन इट वाज न्यू स्क्वायर, ये तो z न्यू था, और चूंकि मैं d न्यू में निकाल रहा हूं, ये क्या आ गया, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, दिस इज द number of possible modes in frequency range d nu, and between nu and nu plus d nu frequency के अंदर कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल हैं वो हमें निकालना है। और अगर टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस निकालना है मुझे, अगर मैं बात करूं, सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन ना कर दो क्या, क्यों भाई, जेड न्यू डी न्यू नहीं हो जाएगा। अब बात आई कि इसकी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक की जाए। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए बेटा, 0 से लेकर अपर लिमिट, और अपर लिमिट अगर हम कल अपनी बात को देखें, आज अब फिर थोड़ी फिजिक्स लगानी पड़ेगी अब हमें हमारे हिसाब से। देखो ये आई थी बेटा फ्रीक्वेंसी में, फिर लिख देता हूं एन, आप देख लेना, वी एस लिखा था हमने, वी लिख दिया था, ठीक है ना, अपॉन 2l आया था वन डायमेंशन में। अब यहां पर n जो था, आपने कहा था कि n तो इट कैन एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, इट मींस ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, इट इज एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो एक तो समझ में ये आता है मुझे कि 0 से लेकर, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी तक जा सकती है, तो इसकी लिमिट क्या रख दूं मैं, इंफिनिटी तक रख सकता हूं। एक बात समझ में ही आई मुझे। अच्छा, अब मैं जल्दी से कर रहा हूं एक बार, वैसे आप ओरली भी कर सकते हैं। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे हम, ठीक है, ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे, सोच के बताओ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सब तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा न्यू स्क्वायर डी न्यू। करो भाई जल्दी से, क्या बचेगा, मैं जल्दी, न्यू स्क्वायर डी न्यू, बाकी कांस्टेंट फैक्टर्स हैं ये सारे, ये बाहर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ एक बार, इंफिनिटी। यस, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बिल्कुल ठीक बात है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। फिर समझते हैं, ये एन हमारा मैथमेटिक्स में आया था जब हमने साइन 0 की वैल्यू निकालनी थी, एन पाई लिखा था हमने,
n कैन एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। चलो हमने नेगेटिव नंबर्स को छोड़ दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करते हैं। हम कल ही समझ चुके थे कि भाई n माइनस में नहीं हो सकता, तो जीरो से लेकिन इंफिनिटी तक तो हो सकता ही है। तो अगर ये जीरो पुट करो तो ये जीरो हो जाएगी, और इंफिनिटी करो तो इंफिनिटी। तो एक लिमिट आ गई जीरो से इंफिनिटी तक टोटल मोड। लेकिन अब समस्या आई कि जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो फिर इंफिनिटी आ गया। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स अगर मैं ये लिमिट रखता हूं, ठीक है ना, तो इट अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा बेटा, इंफिनिटी आ जाएगा। बट आपको एक बात मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि अगर बट इफ द क्रिस्टल consist of n atoms, then बताओ फिर टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने हो सकते हैं n में? एक क्रिस्टल बेटा 3 डायमेंशन ही तो हो सकता है, तो कितने 3n, 3n कई बार 3n हो सकते हैं, ठीक है। देन जो लिमिट है हमारे पास, देन द मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल वाइब्रेशनल मोड्स कैन बी 3n। समझ रहे हो, लड़ाई हो गई है किस किस की, मैथमेटिक्स वालों की और फिजिक्स वालों की। मैथमेटिक्स वालों ने तो फ्रीडम दे दी आपको कि इनको इन्फिनिटी तक ले जाओ, ठीक है। हमने उनकी बात पहले कल अपनी फिजिक्स लगाकर उन्होंने तो बल्कि ये फ्रीडम दे रखी थी कि n माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। कल हमने अपनी फिजिक्स लगा के उनकी आधी लिमिट काट दी, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, जीरो टू इन्फिनिटी लिया है, ठीक है बच्चों। फिर आज एक और समस्या आ गई, जीरो टू इन्फिनिटी का मतलब टोटल मोड उनके हिसाब से तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, बट हम ये कह रहे हैं कि टोटल मोड 3n को एक्सीड नहीं कर सकते। मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 3n से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जेड न्यू डी न्यू जो है, जो भी लिमिट रखो, लोअर तो जीरो में कोई दिक्कत नहीं है, अपर में जो भी रखूं इट शुड बी 3n, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या अपर लिमिट इंफिनिटी आएगी या कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी बेटा? फाइनाइट। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर एक लिमिट लगा दी है ना बेटा। अपर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पर क्या लग गई, यहाँ पर एक लिमिट लग गई, ठीक है नहीं। सो ये हो सकता है। तो दिस पुट्स, ये जो स्टेटमेंट है क्या कि वाइब्रेशनल नंबर 3n से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा। सो वी विल से कि दिस पुट एन upper limit to the frequency, ठीक है। एंड लेट इट इज न्यू, और डी लिख रहे हैं बेटा क्योंकि डी बाई ने लगाई थी लिमिट, तो डी बाई, अब साइंटिस्ट, सारे साइंटिस्ट तुम्हें पता है अपना नाम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया बेटा, डी बाई फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डी बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यानी कि इस ढंग से, मतलब हमें इस बार क्या था, इंटीग्रेशन की वैल्यू पता थी, और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू से हमने क्या चूज करनी है बेटा, एक लिमिट लगानी है। यहां तक की बात समझ में आई थोड़ी सी? ये अपर लिमिट आई, यानी कि अब सुनो, जैसे मैं कल ग्राफ समझा रहा था, पूछा भी था मैंने आपसे, ये वाला ग्राफ था बेटा, जेड न्यू और न्यू का मैंने ग्राफ पूछा था आपसे, तो आपने कहा था पैराबोलिक होगा, होगा ना। और ये पैराबोला यूं तो हिसाब से मैथमेटिक्स के हिसाब से तो एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी जाना चाहिए, पर नहीं, बस एक लिमिट तक ही पैराबोला होगा, उसके बाद क्या आ जाएगी इसके ऊपर एक, बस इसके बाद ये खत्म, पैराबोला यहाँ रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ये रुकना ही नहीं चाहिए, ये यूं पूरा आगे तक जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा बस इतना, ठीक है बेटे। ऐसे ही मैं दो बना रहा हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा दूसरा क्यों बना रहा हूं। बेटा ये ट्रांसवर्स मोड के लिए और ये लॉन्गिट्यूडनल के लिए आधा होगा ना इससे वैल्यू, मतलब मैंने मेजरमेंट करके नहीं, मैं अदरवाइज क्या होगी बेटा, एक मोड होता है लॉन्गिट्यूडनल का वाइब्रेशन का, दो तो से ट्वाइस हो जाएगा बस। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल का ग्राफ नीचे, वाइब्रेशनल का, ट्रांसवर्स का ग्राफ ऊपर जाएगा। पर ये बात समझ में आई बेटा कि ग्राफ पे कट क्यों लगा दिया, पैराबोला को कट क्यों कर दिया हमने, क्योंकि हमारी फिजिक्स अलाउ ही नहीं कर रही हमें एक अपर लिमिट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाना। इट कैन नॉट गो अप टू इंफिनिटी,
बताओ बच्चों, यहाँ तक एक बार हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो अब ये वैल्यू पुट करते हैं बस। अब तो हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा। ये कहो तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का फैक्टर तो ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लो। इट विल बी 4 पाई v 2 बाई वी टी का स्क्वायर 1 बाई, एक दो बार सॉरी यहाँ गड़बड़ भूल जाता हूँ हमेशा, क्यूब है बेटा ये। ठीक है, ये आ गया और अंदर आ गया बेटा आपका न्यू स्क्वायर डी न्यू। एक बार फिर चेक कर लेते हैं बैक पेज पे जाके। ठीक है, 0 से लेकर अपर लिमिट डी बाई फ्रीक्वेंसी 3n, एंड दिस कम्स आउट टू बी बेटा 4 पाई v 2 बाई वी टी क्यूब अपॉन वी एल क्यूब, ये न्यू क्यूब बाई 3 कहो तो बेटा ये लिख दूं क्या सीधा ही, न्यू डी क्यूब बाई 3 माइनस 0, न्यू क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, छोड़ दिया मैंने। सॉरी बेटे। हाँ नाम जवाब दिया करो बेटा, मुझे नहीं आवाज नहीं आती तो मुझे पता नहीं लगता हाँ सर, कि ठीक है। हाँ मतलब मैं ठीक है मैथमेटिक्स वाले। सर। चलो फिर ठीक है, और यहां से 4 पाई v 2 वी टी क्यूब प्लस 1 बाई वी एल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 9 n अपॉन न्यू डी क्यूब। काम आएगी मुझे ये वैल्यू ना, हमने इस सब की वैल्यू निकाल कर रख ली है, छोटी सी वैल्यू आ गई 9n अपॉन वी डी क्यूब हो गया। वेर n क्या चीज है, फिर याद दिला दो, नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है बच्चों, अब हमारा आर्टिकल क्या है, अब ये तो हमने कल से कंटिन्यूटी में लिख ली ये सब चीजें, तो एक बार याद दिला दो हम करना क्या चाहते हैं। हम स्पेसिफिक हीट निकालना चाहते हैं बेटा, और स्पेसिफिक हीट सॉलिड्स में तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, और वो हमने की थी करली ई बाई करली टी टेम्परेचर। मतलब हमें तो टोटल एनर्जी निकालनी है, और उस टोटल एनर्जी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, स्पेसिफिक। तो चले एक बार टोटल एनर्जी की तरफ निकालने की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है, एवरेज एनर्जी of an oscillator, or you can say, or average energy associated with each mode of vibration। हाँ भाई, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन का एवरेज एनर्जी हो जाएगी, दिस इज एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1। बेटा एच प्लंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, के बी क्या होता है, Boltzmann constant. एंड टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक दिन पहले भी बताया था मैंने, व्हाट द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 डिग्री 0 केल्विन। Temperature at Kelvin scale. Temperature हाँ at Kelvin scale. बेटा ये गलती फिर होगी, देखो यस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। आप जो बोल रहे हो ना बेटा 0 केल्विन, दैट इज एब्सोल्यूट 0, ना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज एब्सोल्यूट 0। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बार बार होती है बेटा, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस यू हैव टू मेजर टेम्परेचर इन केल्विन। ध्यान रखना, जब भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ मेजर करते हैं, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन। ऐसा यूनिट वैसे भी केल्विन है। ठीक है, तो ये हमारी एक उसकी आ गई बेटा, एक ऑसिलेटर की कह लो, या हमारे पास क्या कह लो, एक मोड की एनर्जी आ गई। तो अगर हमें टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी निकालनी है तो देखो, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ क्रिस्टल, एक वाइब्रेशन की इतनी एनर्जी, डी न्यू रेंज में इतनी एनर्जी होगी कि नहीं होगी बताओ, डी न्यू रेंज में इतने वाइब्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो लिखा था हमने, दिस इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस
प्रेजेंट इन न्यू एंड न्यू प्लस डेल्टा न्यू। तो अब फिर से देखो, एक वाइब्रेशन की एनर्जी इतनी थी बेटा, एक वाइब्रेशन की। ये कितनी आ गई टोटल एनर्जी इन डी न्यू रेंज, और मैं तो टोटल पूरी क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दूं, और ये हम समझ चुके हैं अब, इट इज 0 टू इंफिनिटी या न्यू डी, न्यू डी। न्यू डी, बस दिस इज न्यू डी। ओके, वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, जेड न्यू डी न्यू, फिर से वही कहो तो कुछ चीजें तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 4 पाई वी, एक बार वैल्यू पुट कर लेता हूं, इट इज 2 बाई वीटी का स्क्वायर ना क्यूब प्लस 1 बाई वीएल का क्यूब, इतनी बार है हो गया है ना, और न्यू स्क्वायर डी न्यू, ये तो हो गई बेटा इसकी वैल्यू। अब एच न्यू की भी कर लेते हैं, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1, ओके, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर न्यू, अब ले लेंगे कांस्टेंट जो कॉमन है। देखो बेटा 4 पाई वी एच, न्यू नहीं है, न्यू तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो देखो क्या क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, टोटल एनर्जी निकाल रहा हूं बेटा, ई इट इज 4 पाई एच वी, वी वॉल्यूम है बेटा, 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का क्यूब, 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्यूब। हाँ जी, यहां तक देखते हैं क्या हो गया, ये सब कॉमन हो गया, इसमें से एच कॉमन हो गया, बस बाकी तो सब अंदर रहेगा, अंदर रहेगा तो क्या आएगा, 0 से भाई न्यू डी न्यू क्यूब डी क्यूब अपॉन, अपॉन बोलो ई की पावर एच न्यू बाई के बी टी माइनस 1, ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है, नंबर 5 आ गया। आल्सो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम, ये वैल्यू यूज कर लो बेटा, यूजिंग 3 4 पाई वी, इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, 9n अपॉन वी डी क्यूब, ए इस एच को छोड़कर ए इस पूरे की जगह, तो ये आ गया बेटा ई यूजिंग इक्वेशन 3 थी शायद, वो 3 थी, ई बन गया बेटा, ये तो एच तो यूं क्यों रहा, ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे तो वो था 9n, ऊपर एच तो है ही है, और नीचे क्या आ रहा था वी डी क्यूब, थोड़ा आसान हो गया बेटा, 0 से वी डी, है ना भाई, इस एच को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू आपने निकाली हुई थी पहले, वो वैल्यू पुट कर ली, इट इज न्यू क्यूब डी न्यू, ओके, एच न्यू बाई के बी टी बेटा माइनस 1, ओके। मैं इसको थोड़ा सा, इसको हमने याद करो, वहां पर भी ये कंसीडर किया था बेटा, एच न्यू बाई के बी टी, इसको एक्स मानना था अगर ध्यान हो तो आपको, आइंस्टीन थ्योरम, क्योंकि इतना बड़ा लिख रहे हैं ना हम बार बार एक्स, तो इसको एक्स मान लूं जरा, ठीक है, तो और देखो अगर एस को एक्स मानते हैं मान लो, तो न्यू हो गया मेरे पास के बी टी बाई एच इंटू एक्स, और डी न्यू की वैल्यू आ जाएगी के बी टी बाई एच डी एक्स, 7b 7c, ई इज इक्वल टू पुट कर रहा हूं बेटे एक बार, 9h n बाई न्यू डी का क्यूब, 0 से अभी रुक जाओ, इसको छोड़ रहा हूं मैं, समझ में, आप मैथ के स्टूडेंट हो अच्छे से समझ सकते हो इस बात, इसको क्यूब करो पहले तो, के बी टी बाई एच का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, डी न्यू की जगह 4 ही कर लेते, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे, के बी टी बाई एच इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एक्स माइनस 1, कौन बताएगा, मैं रुक क्यों गया यहाँ पे, सर लिमिट चेंज होएगी, लिमिट चेंज होएगी, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, क्योंकि हमने पहले वेरिएबल न्यू था तो न्यू की लिमिट थी, अब वेरिएबल एक्स आ गया तो एक्स की लिमिट पुट करनी पड़ेगी, न्यू की जगह 0 पुट करें, अगर न्यू की जगह 0 पुट करते हैं एक्स भी 0, तो लोअर लिमिट तो ठीक है, अगर हम न्यू की जगह न्यू डी रखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो एक्स आ गया बेटा एच न्यू डी अपॉन के बी टी, इसको ना मैं एक्सएम लिख रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, क्यों भाई, एच के और टी तो कांस्टेंट हैं फिलहाल, तो
इस सिस्टम के अंदर, और फिलहाल न्यू डी मैक्सिमम होगा तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो इसको मैं एक एक्सएम से डिनोट कर रहा हूं, ये आ जाएगा आपका एक्स एम। बताओ ठीक है भाई, लिमिट्स बदल दी है मैंने। तो अब क्या यस हो गया सर। ना, ई देखो बेटा क्या आया, ई मेरे पास आ गया, ये तो आई है 9H N अपॉन, नीचे क्या था बेटा, न्यू डी का क्यूब, ये तो हो गया। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, देखो एक्स वेरिएबल है ना, तो ये पूरी पावर 4 हो जाएगी, के बी टी बाई एच की पावर 4, के बी टी बाई एच की पावर 4 हो गया, 0 से एक्स एम हो गया। ओके, आगे बोलो बेटा, ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस। देखना भाई यही बचा या कुछ और बचा, आसान हो गया थोड़ा सा टर्म्स, मेरे ख्याल में। देख लो बेटा, ये और ये मिलके पावर 4 हो गई एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। और दिस में बी रिटन एज 9n, एक देखो बेटा एक एच कट जाएगा, एक बिंदु देखना, के बी टी एक एच कट गया, न्यू डी क्यूब के बी टी ये के बी टी है यहाँ पे, कभी सोचो नहीं है, देखना भाई ठीक लिखा है। सर एक एच क्यूब आएगा। अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ क्या चल, बताओ ठीक है कि नहीं, अब तो ठीक है। यस सर। नंबर 8 आ गए। हमने, अगर आपको आइंस्टीन थ्योरी याद हो बेटा, तो आइंस्टीन थ्योरी में एक टेम्परेचर इंट्रोड्यूस किया था जिसको कहा था हमने आइंस्टीन टेम्परेचर। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं आपसे, एच न्यू डी अपॉन के बी टी कि इसकी यूनिट्स क्या आएंगी, इसका डायमेंशंस क्या आएंगे, तो अगर आप इसके डायमेंशंस निकालो बेटा तो ये टेम्परेचर वाली आएंगे। दो तरीके से समझाया था उस टाइम पर भी, एक बार यही देख लो। एच न्यू एनर्जी होती है बाई के, और एनर्जी डायमेंशनली तो केटी होती है, तो केटी से के कट जाएगा, तो क्या ये टेम्परेचर नहीं आ जाएगा यस सर। बेटा? एच न्यू एनर्जी मैं यूनिट वाइज पूछ रहा हूँ, डायमेंशन वाइज पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्या ये टेम्परेचर आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा जैसे वहां पर आइंस्टीन ने अपना टेम्परेचर इंट्रोड्यूस कर दिया था, बिल्कुल उसी तरीके से इस कांस्टेंट को थीटा डी, कुछ बुक्स टी डी भी लिखते हैं, टी मींस टेम्परेचर, ठीक है, थीटा डी, दैट इज कॉल्ड डी बाय टेम्परेचर। नया एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड डी बाय टेम्परेचर। तो देखो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 9n, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देता हूं, इट इज T अपॉन थीटा डी का क्यूब के बी टी, 0 से ये हमारे पास क्या चल रहा था बेटा, एक्सएम, एंड दिस इज क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब, ये तो है ही है, डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1, नंबर 10। और अगर चाहो तो थीटा डी को मैं और भी ला सकता हूं यहां पर भी, इधर देखो एक्सएम की वैल्यू देखते हैं क्या थी। एक्सएम इसको माना था हमने बेटा एच न्यू डी के बी टी, के बी टी, इसको हमने एक्सएम माना था बेटा। और इसको भैया अभी आपने क्या कहते हैं, हाँ इसको आपने क्या कह दिया बेटा, थीटा डी कह दिया। एक्सएम जो हो गया उसको भी चाहो तो थीटा डी बाई टी लिख सकता हूँ नहीं, एक्सएम को, लिमिट को,
ये बदल दे रहा हूं मैं लिमिट, देख रहे हो बेटा एक्सएम को मैं वापस अपने टेम्परेचर में ले आया हूं, थीटा डी बाई टी हो गया, ये एनर्जी आ गई बेटा। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट चाहिए, ठीक है ना, एज सीवी जो होता है वो होता है डी बाई डी टी। तो भाई अब इसका टेम्परेचर, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो वो मेरे को क्या दे देगी, स्पेसिफिक हीट दे देगी। पर मुझे लगता है कि बहुत आसान तो नहीं है ये है ये, और इसके अंदर भी टेम्परेचर छुपा हुआ है, एक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ ना, ये रहा, एक्स के अंदर भी क्या छुपा हुआ है बेटा, टेम्परेचर छुपा हुआ है। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन आसान है, देखो एक टेम्परेचर ये रहा, यहां रहा, ये टेम्परेचर का फंक्शन, ये भी टेम्परेचर का फंक्शन, इतना सिंपल तो नहीं है कि हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करें, और मुझे अभी जरूरत भी नहीं है सच्चाई बताऊं, ठीक है ना, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करने की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट स्पेसिफिक हीट का जनरल एक्सप्रेशन निकालने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है कि हाई टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करेगा, लो टेम्परेचर पर कैसे बिहेव करेगा, और जब मैं हाई और लो की बात करूंगा तो शायद कुछ लिमिट्स लग जाएंगी और कुछ चीजें कट जाएंगी, और कटने से शायद ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो पाएगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा फिर देख लो बेटा, यहां तक हमने क्या किया है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। हमने डिबाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट पढ़नी थी बेटा, हीट कैपेसिटी भी कहते थे, एक ही बात है, ठीक है। हमने डेंसिटी ऑफ मोड्स, अगर ये डिबाई मॉडल आता है तो आप यहीं से शुरुआत करेंगे कि वी नो दैट, और ये आपने अच्छे से डिटेल में निकाला है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो जेड न्यू डी न्यू ये हमने कल कैलकुलेट किया था, ये 2 क्यों आया, ये 1 क्यों आया, ये सब समझा चुका हूं मैं, ये ट्रांसवर्स मोड की वजह से, ये लॉन्गिट्यूडनल मोड की वजह से आया बेटा। अब हमने कहा टोटल मोड, ये तो दिस इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मोड इन न्यू एंड न्यू प्लस डेल्टा न्यू, यानी इस डी न्यू रीजन में कितने मोड्स हैं, और टोटल मोड्स के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जीरो से लेकर अपर लिमिट, मैथमेटिक्स वाइज हमने चेक किया है ना, कि भाई ये फार्मूले से एन आया था इंट्रोड्यूस, कि भाई एन अगर जीरो से इन्फिनिटी जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी जीरो से इन्फिनिटी जाएगी। फिर हमने जीरो से इन्फिनिटी पुट करके देखा इसमें, तो भाई इसको सोल्व किया तो इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब टोटल वाइब्रेशनल मोड जो होंगे वो इन्फिनिटी हो जाएंगे किसी क्रिस्टल में। बट हमने पता है कि अगर हम एन एटम्स लेकर चल रहे हैं तो मैक्सिमम वाइब्रेशनल मोड 3n हो सकता है, मतलब इस इंटीग्रेशन की अपर लिमिट इस ढंग से पुट करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए बेटा, 3n आ जाए, ठीक है ना। और इसलिए हमें एक अपर लिमिट पता लग गई कि इट कैन नॉट बी इन्फिनिटी, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, और उस अपर लिमिट को कह दिया डी बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब उसके बाद क्या था बेटा हमारे पास, तो हमने 0 से 3 न्यू डी अपर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3n रख दिया। तो हमने कहा जो ये पैराबोला हम बना रहे थे बेटा, इट कैन नॉट एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी, इसके ऊपर एक कट ऑफ लगाना पड़ेगा, हमें एक लिमिट लगानी पड़ेगी। खैर यानी वो हमने लगा दी, वैल्यूज पुट की बेटा, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन था, न्यू क्यूब बाई 3 हो गया, तो यहां से इस फैक्टर की वैल्यू आ गई मेरे पास 9n अपॉन न्यू डी का क्यूब आ गया, ठीक है। अब हम एनर्जी की तरफ चले, हमने प्लंक्स थ्योरी यूज कर ली कि एक वाइब्रेशनल मोड के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है प्लंक्स की थ्योरी से। तो टोटल निकालना है, तो हमने कहा डी न्यू रेंज में देखना है, तो इतने मोड्स हैं, एक मोड कितनी है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये हो गया टोटल एनर्जी, यहां से टोटल एनर्जी इन डी न्यू रेंज। और अगर पूरे क्रिस्टल की निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से न्यू डी तक, सारी वैल्यूज पुट कर ली बेटा, सब वैल्यूज पुट की हमारे पास। तो ये जो चीजें थी कुछ बाहर निकल गया कांस्टेंट, अंदर ये फैक्टर बच गया, इसकी वैल्यू हमने इस एच को छोड़ दो तो बाकी 4 पाई वी, और इस पूरे की वैल्यू 9n अपॉन न्यू डी क्यूब निकाला था, वो पुट कर दिया हमने नंबर 3 से, एंड ये बन गया। अब हमने एच ये न्यू के बी टी इसको कंसीडर कर लिया बेटा एक्स, तो यहां से न्यू की वैल्यू निकल आई, ये आ गया, डी न्यू चाहिए था, डिफरेंशिएशन कर दिया, साथ में चूंकि न्यू से आप एक्स की तरफ जा रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज होगी, वी फाउंड न्यू 0 पुट करेंगे इसमें, तो एक्स की वैल्यू 0 आ रही है बेटा, लोअर लिमिट तो 0 ही रही, बट अपर लिमिट अगर न्यू की जगह न्यू डी पुट करते हैं तो एक्स आ गया एच न्यू डी, तो इसको हमने एक्सएम से डिनोट कर दिया बेटा। तो अब ये देखो के बी टी बाई एच क्यूब और एक पावर ये 1, तो ये 4 पावर बाहर आ जाएगी, ये तो क्यूब 4 पावर अंदर ये बच गया, एक एच कट गया, पर ये एक्चुअली मैं भूल गया था, जैसे एच क्यूब बचेगा ना, क्योंकि एच के पावर 4 है तो एक ही एच कटा है, ठीक है। तो 9n के बी भी 3 पावर इकट्ठी कर ली, एक अलग कर ली, ताकि पूरा 3 का एक फैक्टर बन जाए मेरे पास, के बी टी अपॉन एच न्यू डी क्यूब के बी टी, और ये आ गया बेटा। अब हमने कहा कि ये जो है एच न्यू नॉट बाई के, क्योंकि वैसे तो हम आइंस्टीन थ्योरी में भी देख चुके थे
इस पैरामीटर को कि ये डायमेंशनली टेम्परेचर के बराबर आता है। सॉरी। तो इसको बेटा आइंस्टीन ने अपना नाम दे दिया था, डीबाई ने अपनी थ्योरी में अपना नाम दे दिया इसको, डीबाई टेम्परेचर। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, 9n, इसकी जगह टी तो था ही, अपॉन थीटा डी का क्यूब केबीटी, और ये आ गया, और एक्सएम को भी, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया बेटे, था, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई डायरेक्ट अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा काम हो गया। मैं ऐसा करता हूं, दो रेंज डिवाइड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। केस 1 डिस्कस कर लेते हैं, एट हायर टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हायर टेम्परेचर पर होगा बेटा, तो जो T की वैल्यू है, इट बिकम्स ग्रेटर देन डिवाइस टेम्परेचर। ये जो होगा डिवाइस टेम्परेचर से, T विल बी ग्रेटर देन डिवाइस टेम्परेचर। ओके, अब देखो जरा, x ये था हमारे पास, मैं लिख रहा हूं बेटा एक बार x को, h न्यू बाई kBT। x जो था क्या था, भूल गया मतलब, h न्यू बाई kBT, ये था ना। ओके, और एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ये था, ठीक है। और अब डिवाइड टेम्परेचर किसको कहा है आपने, h न्यू बाई kB को, h न्यू बाई kB को, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, थीटा डी बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, t, एंड t इज ग्रेटर देन थीटा डी। तो क्या हो गया, x इज लेस देन 1 नहीं हो गया। यस सर। अगर x लेस देन 1 है बेटा, तो e की पावर x का एक्सपेंशन बताया था आपको मैंने, क्या होता है e की पावर का x का, ये नहीं था 1 प्लस x प्लस आगे स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 है। लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बात है बेटा। बट x इज लेस देन 1, तो हायर पावर नेगलेक्ट की जा सकती है कि नहीं यस सर। भाई, x बेटा x लेस देन मतलब 0.01 है, x स्क्वायर कितना आएगा, इससे छोटा है। कितना आएगा, 0.0001। 0.01 हाँ। हाँ ना, 2 से डिवाइड करना है, अभी क्यूब करोगे तो और छोटा, तो हायर पावर नेगलेक्ट कर दें बेटा, तो e की पावर x जो होगा वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस x बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें पुट कर दे, ये देखो यहां पर इस इक्वेशन में, ठीक है, पुटिंग इन 10, पुटिंग इन, मैं एक बार मेरी हेल्प, ई में पुट कर रहा हूं बेटा, ठीक है, सी बाद में निकाल लेंगे। ई की इक्वेशन पुट कर रहा हूं, इट वाज 9n kBT, ओके, एंड दिस वाज t बाई थीटा डी का क्यूब इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी बाई टी आ गया था, एक्स की एम की वैल्यू, और ये था बेटा आपका एक्स क्यूब डी एक्स, और ई की पावर एक्स माइनस 1। एक बार चेक कर लेते हैं, ये था ना 9n kBT t अपॉन टी डी का क्यूब बेटा, और ये ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। और करो बेटा, e की पावर x की जगह लिखोगे 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कट जाएगा, ये आ गया देखो 9n kBT बेटा t अपॉन थीटा डी का क्यूब इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी बाई टी एक्स क्यूब डी एक्स, और यहाँ बेटा 1 प्लस एक्स माइनस 1, खाली x बच जाएगा, x x बचेगा सर, x से x कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे कट के, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, यस सर, x क्यूब बाय 3। एक्स क्यूब बाई 3 अपर लिमिट में ही आ जाएगा, तो इसका क्यूब बाई 3 माइनस 0, एक दो स्टेप में सीधे लिखना चाह रहा हूं, कर सकता हूं, यस सर, लिख दो। लिख दूं, तो चलो परमिशन ग्रांटेड है जब, तो 9n kBT, ये क्या था भाई, t बाई थीटा डी का क्यूब
और यहाँ आपने कहा एक्स क्यूब, और वो आप लिख दो सर, परमिशन आई थी अभी, थीटा डी बाई टी का क्यूब और एक 1/3 का फैक्टर आया था और माइनस लोअर लिमिट तो 0। ये स्टेप ठीक है भाई, देखना जरा। यस सर। यस सर। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया काम हो गया, ये पूरा कट गया। देखो आसान हो गया मेरे लिए डिफरेंशिएशन करने में। सीधा इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा था, बहुत सारे टी आ गए थे, लेकिन क्या अब आसान नहीं हो जाएगा हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना? ये पूरा कट गया बेटा, देख लो रेसिप्रोकल एक दूसरे के। इस 3 से 3 कट गया, इट इज 3n kbt n into k, अगर n एवोगाड्रोस नंबर है तो R universal constant. यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है ना। 4 हम मान लेते हैं 1 मोल के लिए, n हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो Na इंटू kb ये हो जाएगा r, e आ गया बेटा 3RT, नंबर जो भी चल रहा है डाल लेना 13। तो Cv डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कितना आ गया 3R इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बेटा, ओ सॉरी, हाँ जी ये तो वही आ गया हायर टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब हर साइंटिस्ट एक ही बात कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड 3R होती है इंडिपेंडेंट ऑफ, बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी ने भी यही कहा, आइंस्टीन थ्योरी ने भी यही कहा बेटा, और आज डिवाई थ्योरी ने भी यही प्रूव कर दिया कि हायर टेम्परेचर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, कांस्टेंट होती है, इट इज सेम फॉर ऑल द क्रिस्टल्स। कोई भी सॉलिड ले लें सबके लिए सेम होगी बेटा ये, ठीक है। तो आप इसको एक बार समझिएगा, अगला जो क्लास होगी हमारी बेटा उसमें फिर हम लोअर टेम्परेचर के लिए इसको डिस्कस करेंगे कि लोअर टेम्परेचर पर आइंस्टीन की भी प्रॉब्लम थी, तो हम वो सब चीजें अगली क्लास में करेंगे बेटा।